globally, this has been taken up by our senior trainer, that is Wolfgang Tremmel. And this is first time in India that we are starting this off for educating our customers and improving their skill set in some of the networking basics and deep dive into some of the networking concepts. So in the initial phase, we'll just start off with the basic concepts. And as this is an Indian audience, I would like to speak in Hindi because generally we have our online webinars in English only. But for Indian audience, we would like to do this in Hindi only. Okay. So let's get started. I'll just share my screen. हम लोग अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो नेटवर्किंग बेसिक्स के ऊपर है। तो इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक चूज किया है पहले वो है इथरनेट के बारे में। अगर हम नेटवर्किंग बेसिक्स का जो ओवरऑल हमारा जो सीरीज के बारे में अगर बताएं तो कुछ 7 टॉपिक्स है उसमें, जिसमें से जो हमारा आज का टॉपिक है पहला वो है इथरनेट के बारे में। इथरनेट के बारे में तो जनरली सबको पता होगा, लेकिन उसमें थोड़ा डीप डाइव करेंगे। अगर मॉडर्न इथरनेट डिवाइस अगर आप देखोगे तो एक नोकिया का एक 7950 राउटर है जो हम डेकिक्स में यूज करते हैं। ग्लोबली भी हम लोग जूनिपर के राउटर्स यूज करते हैं या फिर नोकिया का यूज करते हैं। तो ये जो राउटर है इसमें n नंबर ऑफ कनेक्शंस आप कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स एंड 200s of more than 200 connections. Yes, Suraj. Sorry to disturb you. Can you wait for 2 or 3 minutes? I think Okay. few of people are going to join this session. Okay. I'll just wait for a couple Rather of than repeating beginning topics, so we should wait for 2-3 minutes. Is it okay No for problem. others? Then okay. Sure. Till then you can introduce DKIX India. Yeah, I think customers might already be knowing that what is DKIX. DKIX is an internet exchange. So operating in the entire globe, in every continent we have a presence. And as far as DKIX India is concerned, we are the first internet exchange in India wherein we have our own network which is capable of handling more than 800 gigs of traffic. And that is a big achievement for us. And this has been done in this year itself to leverage our customers. And we have a network capacity wherein we can offer our customers a connectivity on a 400 gig port also. So I don't believe any ISP or any exchange in Mumbai is offering such sort of services. And we are currently looking out for customers who are willing to connect with us on 400 gig interfaces also. So I guess we can start off now, Suraj. Is it okay? Yeah, sure. I believe there are quite a number of audience now with us. We can start off with. Yeah. So जैसे मैं बोल रहा था कि ये एक मॉडर्न राउटर तो आपको पता रहेगा जो रहता है एक्सचेंजेस में कनेक्टेड होता है और अप टू 400 गीगाबिट्स तक का इनका नेटवर्क कैपेसिटी होता है हर एक इंटरफेसेस का। ये डेकिक्स का एक जनरल राउटर है नोकिया 7950 का। जूनिपर का MX10008 सीरीज के भी राउटर्स हम लोग यूज करते हैं। ये राउटर्स जो जनरली यूज होता है आज के तारीख में वो आपको पता है कि ऑप्टिकल इंटरफेसेस पे कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट ये एक फ्रिट्ज बॉक्स है। फ्रिट्ज बॉक्स जनरली यहाँ पर नहीं यूज होता है लेकिन ये बाहर के कंट्रीज में यूज होता है। आप इसको एक वाईफाई राउटर की तरह भी बोल सकते हो। घर पे जनरली जो हमारे इथरनेट डिवाइस जो हमारा वाईफाई राउटर होता है वो जनरली ऐसा दिखता है जिसमें 4 इथरनेट पोर्ट्स आपके हो गए, एक अपलिंक उसमें आपका आ गया और स्पीड 100 Mbps से लेके आपको 1000 Mbps तक का इसमें इथरनेट का आपको स्पीड मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरल इथरनेट का एक टोपोलॉजी है। आप जैसे देखते होगे कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन इसमें पैरेलल होता है और इसमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। आपको क्वेश्चन आता रहेगा कि ये इथरनेट का जेनरिक सिंबल ऐसा क्यों होता है। तो उसका रीजन मेन यही है कि इथरनेट जो सेगमेंट है उस पर नेटवर्क जब कनेक्ट होते हैं तो पैरेलली उसके कनेक्ट हो जाते हैं और कोई तो एक सेंट्रलाइज डिवाइस रहता है जिससे वो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसके लिए ऐसा डिनोशन उनका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में होता है।
तो ये बीच में जो पैरेलल लाइन है उसका मतलब क्या है? तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे 1971 में हवाई में। तो 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, तो इनका जो कैंपस था वो मल्टीपल आइलैंड्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड था और इनको कनेक्टिविटी उनके मल्टीपल आइलैंड्स के बीच में करना था। तो वो टाइम पे तो ऑब्वियस है कि फाइबर नेटवर्क नहीं होता था, ना वायर्ड मीडियम कुछ होता था। तो वो टाइम पे उन लोग क्या करते थे कि रेडियो बेस्ड नेटवर्क यूज करते थे उनके साइट्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए। और वो एकदम सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता था कि अगर डेटा अगर मुझे भेजना है तो मैं भेज दूंगा, सामने वाले को अगर मिला तो ठीक है, अगर दोनों एक टाइम पे अगर डेटा भेज रहे तो वो लोग स्टॉप कर लेंगे, फिर वापस से डेटा एक जन भेजेगा। तो मतलब कि एट ए टाइम एक जन डेटा अगर भेज रहा है तो दूसरा सामने वाला उसको रिसीव करेगा। तो ये सिंपल मेथड पे वो टाइम पे चलता था। इनिशियल डेज पे रेडियो बेस्ड पे नेटवर्क चलता था 1971 में। 2 साल बाद हम लोग आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। रॉबर्ट मेटकाल्फ करके एक है जो जेरोक्स को ओन करते थे। तो उन्होंने देखा कि रेडियो में बहुत कुछ लिमिटेशंस है जिससे हम लोग स्पैन नहीं कर सकते, हायर बैंडविड्थ नहीं हम लोग यूज कर सकते, ज्यादा रिलायबल भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो इंस्पिरेशन लिया था हवाई का नेटवर्क से, अलोहा नेट का, तो उनको लगा कि इसको मैं कोएक्स केबल पे क्यों नहीं यूज कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, इथरनेट का जो वो टाइम पे अपना जो स्टैंडर्ड चलता था इथरनेट 2 कहा जाता था, बाद में उसको IEEE ने जब उसको स्टैंडर्डाइज किया 802.3 जो आज तक हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे। तो वो टाइम पे जब उन्होंने कोएक्स पे जब करना चाहा नेटवर्क को, तो जनरली कोएक्स का केबल कैसे रहता है कि एक मोटा केबल रहता है, उसका अप्रोक्सीमेट लगा डायमीटर उसमें पकड़ोगे तो कुछ इतना इतना 5 सेंटीमीटर का रहेगा, येलो कलर का केबल आता था। उसमें एडवांटेज ये था कि उसमें हायर स्पीड मिलता था 10 मेगाबिट्स पर सेकंड का। तो वो टाइम पे जब स्टैंडर्ड था 10 बेस 5 का, तो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड और 500 मीटर्स तक आप वो लेंथ को स्पैन कर सकते थे। 1 सेंटीमीटर का थिक कोएक्सियल केबल आता था वो। और आप फोटो में जैसे देख सकते हो वैम्पायर टैप्स यूज होते थे ट्रांसीवर्स के लिए। ये तो बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है, वो टाइम पे हम लोग थे भी नहीं, लेकिन फिर भी वो टाइम पे जब कोएक्स के साथ कनेक्टिविटी जब इंटर कंप्यूटर्स का होता था तो वैम्पायर टैप्स के साथ होता था। तो वैम्पायर टैप्स को जनरली कनेक्ट कैसे करते थे? एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए यही अपना जो टोपोलॉजी जो इथरनेट का है जहां से केबल अपना जा रहा है, वहां पे मैंने कोएक्सियल केबल को ले कर दिया जो येलो वाला है। उसके बाद क्या होता था, वैम्पायर टैप्स को कैसे करता था, वो लोग ड्रिल करते थे उसमें, कोएक्सियल केबल में ड्रिल करते थे और वहां पे जैसे आज के तारीख में हम लोग क्रिम्पिंग बोलते हैं, वो टाइम पे लोग ड्रिल करके उसको वहां पे फिक्स करते थे और बाद में वो कनेक्टर के साथ जुड़ जाता था डिवाइस के साथ में। तो दोनों एंड पे कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने के लिए इससे हेल्प होता था। फिर बाद में थोड़े साल के बाद 10 बेस 2 का स्टैंडर्ड आया जिसमें 10 मेगाबिट्स का ही स्पीड होता था, लेकिन मान के चले 10 मेगाबिट्स वो टाइम के हिसाब से भी बहुत हायर स्पीड था कंपैरेटिवली। आज के तारीख में देखा जाएगा तो 10 मेगाबिट्स कुछ भी नहीं है, लेकिन उस हिसाब से तो उस टाइम का बहुत अच्छा स्पीड था वो। फिर 10 बेस 2 का जब टेक्नोलॉजी आया तो फिर 200 मीटर तक का उसका स्पैन लेंथ होता था और BNC कनेक्टर्स यूज होते थे। BNC कनेक्टर का फायदा यही होता था, छोटे कनेक्टर्स रहते थे, उसके कार्ड्स भी बहुत छोटे आते थे और कोई भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के तरह वो लोग इंस्टॉल हो जाते थे सिस्टम्स में और इंटरकनेक्टिविटी कोएक्सियल केबल के थ्रू ही कनेक्ट करते थे, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करने के लिए इजी था। और ये कनेक्टिविटी लगभग 1980s तक ये कनेक्टिविटी चलता था। फिर उसके बाद 10 बेस 3 का स्टैंडर्ड आया अपना, जो हम लोग आज भी यूज करते हैं, लेकिन वो टाइम पे वो 10 मेगाबिट्स तक पे ही चलता था। RJ45 का सेम कनेक्टर होता था, 2 पेयर में आता था, 4 पेयर में भी आता था। और आज के तारीख में हम लोग जो यूज करते हैं 4 पेयर जनरली यूज करते हैं। तो ये 1988 तक इसका यूज होता था और वो टाइम पे 10 बेस 3 के जो इंटरफेसेस आते थे उसमें भी एक्टिव इक्विपमेंट यूज होता था, जैसे हब और स्विच। हब तो लेकिन आज की तारीख में हम यूज करते नहीं क्योंकि उसके कुछ लिमिटेशंस होते थे, लेकिन स्विचेस अभी भी यूज होते थे, अभी भी यूज होते हैं क्योंकि उनका कुछ एडवांटेजेस है। तो वो टाइम पे इथरनेट के साथ में कुछ कंपीटिंग स्टैंडर्ड्स भी थे जो एक बार देख लेते हैं। एक स्टैंडर्ड जो हमारा वो टाइम पे यूज होता था, जो IBM ने खुद इन्वेंट किया था, जिसका नाम था टोकन रिंग। ये वो टाइम पे 4 मेगाबिट से लेके 16 मेगाबिट्स तक का इसका स्पीड रहता था। डिटर्मिनिस्टिक एक्सेस इसका होता था। इसमें एक ही दिक्कत रहती थी कि इसमें एक सेंट्रलाइज्ड मल्टी स्टेशन यूनिट यूज होता था जो ये सब मैनेज करता था। और जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड रहते थे वो एक दूसरे को टोकन भेजते थे, टोकन्स के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे। और ये इनका खुद का प्रोपराइटरी प्रोटोकॉल यूज करके टोकन रिंग में वो लोग चलाते थे इसको। और ये जो इनका
नेटवर्क सेगमेंट में अगर इसको यूज करने जाते थे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी इनका था और बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट था, तो ये ज्यादा दिन तक इनका चला नहीं क्योंकि इथरनेट बहुत चीप था जो हम लोग यूज करते थे कंपैरेटिवली। तो गीगाबिट इथरनेट जब इम्प्लीमेंट हुआ तो ये तो रिप्लेस होने ही वाला था। फिर बाद में एफडीडीआई भी यूज होता था। एफडीडीआई भी एक बहुत अच्छा इथरनेट के कंपटीशन में एक बोला जाए तो स्टैंडर्ड आया था, जिसको बोलते थे फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, जो ऑप्टिकल इंटरफेसेस पे काम करता था। ऑप्टिकल इंटरफेसेस पे काम करने का एडवांटेज ये मिलता था कि 100 मेगाबिट्स तक का स्पीड हम लोग उस पर यूज कर पाते थे और इसका स्पैन लेंथ 200 किलोमीटर तक चलता था वो टाइम पे। जनरली दो कॉन्सेंट्रेटर्स के बीच में ये डुअल रिंग का वो लोग सेटअप बनाते थे। और एक एडवांटेज इसमें था कि इसमें फ्रेम साइज बहुत बड़ा था, क्योंकि आप अगर हम देखें आज के तारीख में भी इंटरनेट का जो हम लोग पेलोड का साइज जो यूज करते हैं वो 1500 बाइट्स का यूज होता है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से भी 1980s में वो उसका पेलोड 4352 बाइट्स का रहता था और डबल रिंग टोपोलॉजी में ये यूज होता था, डुअल रिंग में। लेकिन इसका भी यही दिक्कत था कि ये भी बहुत एक्सपेंसिव था और जब गीगाबिट इथरनेट लॉन्च हुआ तो बाद में फिर एफडीडीआई यूज करना लोगों ने बंद कर दिया। तो बैक टू इथरनेट पे हम लोग आ जाते हैं। तो इथरनेट जनरली काम कैसे करता है? ये एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे ही काम करता है और ये शेयर्ड मीडियम पे ही यूज होता है। जितने भी कनेक्टेड स्टेशन रहेंगे या फिर डिवाइसेस रहेंगे वो सब एक ही शेयर्ड मीडियम यूज करते हैं। एक स्टेशन एट ए टाइम डेटा सेंड करता है उस पर, ठीक है। अगर दो स्टेशन उसमें एक साथ डेटा अगर सेंड करेंगे तो कोलिजन ऑकर करता है। तो इसके लिए वो लोग वेट करते हैं, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो लोग वेट करते हैं और फिर वापस से रिट्राई करते हैं। यही एक ड्रॉबैक है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का कि जब ब्रॉडकास्ट करते हैं तो सबको मिलता है, लेकिन गारंटीड डिलीवरी उसमें रहता नहीं है। लेकिन समहाउ वो चीज आज तक चल रही है, तो इसके लिए वो स्टैंडर्ड अभी भी यूज हो रहा है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में एक चीज है कि when जब कोई भेजता है तो सब लोग सुनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये चीज को अवॉइड करने के लिए कुछ मेजर्स हम लोग ने यूज किए हुए हैं कि जब कोई पैकेट को भेजता है तो अननेसेसरीली उसका ओवरलोड ओवरलोड नहीं आना चाहिए, अनवांटेड उसका प्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए। तो हर एक स्टेशन का एक यूनिक 42 बिट का एक एड्रेस असाइनमेंट करना चालू कर दिया, जिसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। तो हर एक हब का डिवाइस रहेगा, स्विच डिवाइस रहेगा, उसके हर एक इंटरफेस पे एक 48 बिट का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। स्टेशन रिसीवर रहेगा या फिर एंड यूजर का डिवाइस रहेगा, उसके इथरनेट कार्ड को भी एक यूनिक आइडेंटिफायर रहता है। जो फ्रेम जो रहता है जो इथरनेट सेगमेंट पर जो हम लोग बेचते हैं उसके बिगिनिंग में वो अटैच होता है और ये प्रोसेस नेटवर्क कार्ड उसको कर लेता है। अगर कोई मैचिंग सोर्स के साथ, अगर कोई उसको डेस्टिनेड पैकेट के साथ अगर कोई सोर्स आता है तो वो फ्रेम जो रहता है इथरनेट कार्ड अपना देख लेता है कि मुझे मैचिंग एड्रेस अगर मेरे लिए आया तो मैं वो फ्रेम को एक्सेप्ट करता हूँ और सीपीयू को आगे भेज देता हूँ। अगर मेरे लिए वो पैकेट आ ही नहीं रहा है तो इंस्टेंटली नेटवर्क कार्ड वहां पे डिस्कार्ड कर देता है रादर देन सीपीयू को भेजने के लिए और अनवांटेड प्रोसेसिंग वहां पे करने के लिए। तो एक जेनरिक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का ये फ्लो स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग जरा देखते हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं। तो जनरली जो अगर इथरनेट फ्रेम हम लोग अगर देखेंगे तो उसमें अलग अलग फील्ड रहते हैं। प्रीएम्बल का एक फील्ड है उसमें, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का एक फील्ड होता है, सोर्स मैक एड्रेस का फील्ड होता है उसमें। तो प्रीएम्बल जनरली क्या है, वंस और जीरोस का ही डिनोशन उसमें होता है, ठीक है। फ्रेम मार्कर्स जो उसमें होते हैं 8 बिट्स के, तो वो फील्ड्स हमारे लिए इतने मैटर नहीं करते, लेकिन कंप्यूटर के साथ जब कम्युनिकेशन होता है तो वो टाइम पे वो ज्यादा मैटर करते हैं कि उन लोगों को सिग्नलिंग किस हिसाब से भेजना है। और एक फील्ड जो उसमें मैंडेटरी होता है वो है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का फील्ड। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मतलब जहाँ पे हमको भेजना है उस पर फ्रेम को। सोर्स मैक एड्रेस का फील्ड है कि कहाँ कौन से सोर्स से आया हुआ ये फील्ड है। इतर टाइप का फील्ड होता है जिसमें लेंथ डिफाइन होता है क्या है। पेलोड जो हमारा होता है IPv4 का जो पेलोड है या फिर V6 का पेलोड है और वो पेलोड का क्या साइज है वो इथरनेट का फ्रेम में डिफाइन होता है। और चेकसम तो आपको पता है कि 32 बिट का चेकसम इथरनेट का फ्रेम में यूज होता है जनरली। तो हम लोग अगर देखते हैं कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और सोर्स एड्रेस का मैक एड्रेस अगर कंसिडर कर रहे हैं तो जनरली 6 ऑक्टेट्स में होता है। और ये यूनिक एड्रेसेस होते हैं। 281 ट्रिलियन पॉसिबल एड्रेसेस हम लोग के पास पॉसिबल है। और ये जितने भी मैक एड्रेसेस होते हैं ये सब IEEE मैनेज करता है। आप देखोगे कोई भी नेटवर्क इंटरफेस होगा तो उसका मैक एड्रेस किसी का भी सेम नहीं होता है। आप जैसे इसको एग्जांपल के तरह बोल सकते हैं कि हमारे पास एक एड्रेस बुक है और हर एक का एड्रेस उसमें अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं होता। उसी प्रकार ये जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो सेम ही होता है। तो
एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट्स अप टिल नाउ? कुछ उस डाउट से किसी को तो पूछ सकते हैं, या तो मैं आगे बढ़ता हूँ। I believe no one is having doubts. So I'll just go forward. तो जैसे मैंने बताया कि मैक एड्रेसेस जो होता है वो कंप्लीटली यूनिक होता है, और कुछ एग्जांपल से यहाँ पे मैक एड्रेस कैसे डिफाइन होता है। जनरली कोलन्स के हिसाब से भी होता है, डॉटेड फॉर्म में भी मैक एड्रेसेस डिफाइन होता है, या फिर डैश के डिनोशन में भी होता है। अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का अगर आप फील्ड देखेंगे, उसमें के फर्स्ट 2 बिट्स जो है वो ऑक्टेट के, वो ग्लोबली और लोकल सिग्निफिकेंट एड्रेस जो होता है उसके लिए असाइंड रहता है। लोकली सिग्निफिकेंट एड्रेस वो होते हैं जो आप मैन्युअली उसमें डिफाइन कर सकते हो, और जो ग्लोबली यूनिक एड्रेस है वो तो आपका स्टैटिक मैक एड्रेस है जो आप चेंज नहीं कर सकते, उस बिट के लिए डिफाइन होता है। यूनिकली जो बॉन्ड होता है, जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर जो आपको देता है। फिर बाद में दूसरा बिट जो होता है यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट पैकेट के लिए होता है। अगर पैकेट कोई पर्टिकुलर एक ही डेस्टिनेशन के लिए होता है, यूनिकास्ट फील्ड उसमें मेंशन हो जाता है। अगर मल्टीकास्ट हो तो किसी एक से मल्टीपल ग्रुप्स के लिए डिफाइन होता है उसमें। नेक्स्ट अपना आता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आता है, उसका फील्ड आता है, जिसमें कैसा है, अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस है तो सबका वहाँ पे जो बिट्स है वो 1 से डिनोट हो जाएगा, तो सबको वो ब्रॉडकास्ट करेगा और सब नोड्स को वो पैकेट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट फील्ड आपका जो आता है वो ईथर टाइप का फील्ड आता है। ईथर टाइप का फील्ड जनरली होता है IPv4 के लिए होता है, IPv6 के लिए का पैकेट है, या फिर ये आर्प का पैकेट है, या फिर कोई टैग पैकेट है। तो ये ईथर टाइप का जो फील्ड होता है वो ये सब वैल्यूज को मेजर करके वो पैकेट में इंक्लूड कर देता है फ्रेम के। सो आज का इथरनेट आप हमको कैसा दिखता है? डेटा सेंटर्स में आप जनरली अगर देखोगे तो जो हमारे जो इक्विपमेंट कनेक्ट होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स पे कनेक्ट होते हैं। सिंगल मोड होता है, मल्टी मोड में होता है। सिंगल मोड अगर किसी को पता नहीं है तो सिंगल मोड लॉन्ग रेंज के लिए यूज होता है, और मल्टी मोड शॉर्ट रेंजेस के लिए यूज होता है। और ये स्पीड्स वेरी करते हैं 1 गीगाबिट से लेकर 10 गीगाबिट से अप टू 400 गीगाबिट्स तक। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आजकल के जो ट्रांसीवर्स आते हैं वो 400 गीगाबिट्स तक का स्पीड सपोर्ट करते हैं। और डेकिक्स ऐसा एक्सचेंज है कि कस्टमर को भी 400 गिग का कैपेसिटी हम लोग दे सकते हैं। और कनेक्शन जैसे इथरनेट सेगमेंट का होता है वो स्विच और एंड डिवाइस के बीच में होता है। इथरनेट आपका घर पे कैसे कनेक्ट होता है? 10/t का अगर है, अगर फॉर एग्जांपल है तो 100 मेगाबिट से 1 गीगाबिट से कनेक्ट होता है। तो आप कोई स्विच से उसको कनेक्ट कर लोगे, या फिर कोई वाईफाई का राउटर आपके पास है तो वहां से आप कनेक्ट कर लोगे उसको कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। इथरनेट का जो अगर सेगमेंट है तो ऐसे जनरल एक टोपोलॉजी आपका रहता है। जो पहले आप हब यूज करते थे, कोएक्सियल केबल के बाद हब यूज करना चालू हो गया, लेकिन हब का कुछ लिमिटेशंस था कि सब जगह पे ब्रॉडकास्ट कर देता था। अगर पैकेट किसी के लिए आया भी तो भी सब जगह फ्लड हो जाता था, और कैसे फुल डुप्लेक्स में काम नहीं करता था। तो एट ए टाइम अगर पैकेट सेंड हो रहा है तो सेंड होगा ही, अगर रिसीव हो रहा है तो रिसीव होगा। तो इसमें क्या ऑपरेशन थोड़ा स्लो हो जाता था और कुछ लिमिटेशन उसके रहते थे। लेकिन स्विच कैसा एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो क्या करता है, एट ए टाइम फुल डुप्लेक्स पे भी काम करता है, सेंड और रिसीव कर सकता है डेटा को। और उसका एडवांटेज ये है कि जो भी उसके कनेक्टेड होस्ट होते हैं उसका जो मैक एड्रेसेस है और उसका पैकेट से वो लर्न करके पहले ही रख लेता है। तो जैसे पैकेट आ जाएगा तो इंस्टेंटली वहां पे फॉरवर्ड कर देता है। अगर फिर भी कोई किसी चीज का उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो वो फॉलो बैक कर लेता है अपना पुराने बिहेवियर पे, जो कि ब्रॉडकास्ट कर देना सब पोर्ट्स पे फ्लडिंग के लिए। और चीज जो इथरनेट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इथरनेट का जो डिफॉल्ट पेलोड जो हम लोग यूज करते हैं 1500 का होता है। और आज के तारीख में जंबो फ्रेम्स भी यूज होते हैं जो 9000 बाइट्स को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कॉमन प्रैक्टिसेस में अगर आप देखोगे किसी का इंटरनेट नेटवर्क है या ISPs का अगर नेटवर्क होता है तो वो लोग जो अपलिंक से बैंडविड्थ लेते हैं या फिर एक्सचेंज से कनेक्टेड होते हैं तो वो जनरली 1500 का पेलोड पे ही फंक्शन करता है, क्योंकि 9500 का जंबो पैकेट साइज सभी का नेटवर्क उस पर स्केल नहीं रहता। 1500 एक स्टैंडर्ड पैकेट साइज है जिसपे सब लोग ऑपरेशनल कर सकते हैं। सेकेंडली ईथरनेट जो यूज होता है 48 बिट के एड्रेसेस पे चलता है और एक ब्रॉडकास्ट मीडियम पे चलता है, और स्विचेस होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो इथरनेट का सेगमेंट है वो जो काम करता है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और जनरली इसको कहा जाता है कि फ्रेम्स जो होता है, जो इथरनेट फ्रेम्स को कहा जाता है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और इस पे जो प्रोटोकॉल जो हम लोग यूज करते हैं डेटा लिंक लेयर पे वो है ट्रिपल पी और इथरनेट का।
पॉइंट टू पॉइंट कट प्रोटोकॉल जो बोलते हैं हम लोग उसको। तो किसी को कुछ डाउट्स है इंटरनेट के बारे में तो वो पूछ सकते हैं, वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस है, किसी को कुछ डाउट रहेगा सम अप करने के लिए ये टॉपिक को। एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस दे हैव? वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन। आई बिलीव नो वन इज हैविंग क्वेश्चंस राइट नाउ, so we can move ahead with the next topic, that is UDP. Yeah, someone was speaking something. So we will move ahead with the next topic, that is UDP. In the networking basics series, we have another topic, interesting topic, that is UDP, that I would like to introduce. इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इंटरनेट का अगर लेयर के बारे में बात करें, नेटवर्क लेयर के बारे में, तो आपको जो पता ही है कि वो पैकेट्स पे काम करते हैं और वहाँ पे जनरली जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो IPv4 और V6 होता है। और इसके लिए जनरली हमको क्या लगता है, आईपी एड्रेसेस लगता है, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस का इन्फॉर्मेशन लगता है, उसके हिसाब से डेटा यूनिट्स पैकेट्स बनता है और बाद में फॉरवर्ड होता है। लेकिन यूडीपी जो काम करता है वो काम करता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं वो है टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो फ्लो कंट्रोल, रिलायबिलिटी एंड कंजेशन अवॉइडेंस के जैसे फीचर्स पे काम करता है, लेकिन यूडीपी में ये कोई भी आपको फीचर्स नहीं मिलते। सो लेट्स गो फर्दर इनटू व्हाट इज यूडीपी। आपको एनकैप्सुलेशन के बारे में तो पता रहेगा। एनकैप्सुलेशन का एक सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको रशियन डॉल के हिसाब से दूं, तो उसमें क्या रहता है, एक डॉल के अंदर दूसरी छोटी डॉल होती है, वैसे ही एक पेलोड के अंदर दूसरा पेलोड होता है, उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आईपी पैकेट रहेगा तो उसके अंदर एक यूडीपी का पैकेट प्रेजेंट होगा, मल्टीपल पेलोड्स होते हैं और इस सबसे एक इंटरनेट का पैकेट बनता है और आगे फॉरवर्ड होता है। तो ये एक IPv4 का एक हेडर है जिसमें आप देखोगे इसमें मल्टीपल फील्ड्स है, वर्जन का है, लेंथ का है, टीटीएल का है, एक प्रोटोकॉल का फील्ड है, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का है। हम लोग जिस पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं वो प्रोटोकॉल का फील्ड है, क्योंकि प्रोटोकॉल का फील्ड है वो है जहाँ पे टीसीपी और यूडीपी यूज होता है। ये तो हो गया IPv4 का हेडर। V6 का है जो प्रोटोकॉल का फील्ड है उसको नेक्स्ट हेडर बोलते हैं, सेम ही होता है, उसमें भी यही सेम यूज होता है यूडीपी और टीसीपी का फील्ड के लिए। यूडीपी क्या है? यूडीपी इज नथिंग बट यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। उसका प्रोटोकॉल आईडी है 17 और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1980 में। 1980 में तो बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, टीसीपी तो उसके पहले से ही चलते आ रहा है। एक बार इसका यूडीपी का हेडर कैसा दिखता है एक बार वो देख लेते हैं। यूडीपी का हेडर जनरली बहुत सिंपल रहता है, उसमें सिर्फ 4 फील्ड्स रहते हैं। पहला फील्ड जो उसका होता है वो लेंथ का फील्ड होता है। लेंथ का फील्ड में तो हेडर प्लस पेलोड का यूटिलाइजेशन होता है। चेकसम का जो फील्ड होता है वहां पे IPv4 ऑप्शनल रहता है, क्योंकि IPv4 का खुद का जो हेडर रहता है उसमें चेकसम ऑलरेडी एनेबल्ड रहता है, लेकिन V6 में ऑप्शन नहीं रहता, इसके लिए एडिशनल चेकसम का एक फील्ड दिया जाता है। फिर एक आईपी हेडर होता है। फिर आपका थर्ड उसमें जो फील्ड होता है वो सोर्स पोर्ट का होता है, और फोर्थ जो फील्ड उसमें होता है वो डेस्टिनेशन पोर्ट का होता है। सोर्स पोर्ट भी ऑप्शनल रहता है, अगर 0 होगा तो कोई भी सोर्स से आ सकता है, अगर उसमें कोई सोर्स पोर्ट मेंशन रहेगा तो वहां पे पता चल जाता है कि कौन से सोर्स से आपको आ रहा है। और डेस्टिनेशन जो पोर्ट रहता है वो तो रिक्वायर्ड रहता है ताकि आप उस पैकेट को ट्रांसमिट कर पाए डेस्टिनेशन की तरफ। अभी पोर्ट नंबर क्या होता है? यूडीपी में पोर्ट नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। कंसिडर आप इसको ऐसे इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक खत है और उस पे आपको भेजना है, कोई एक बड़ा अपार्टमेंट बिल्डिंग है, तो आपको जानना है अभी कि किसके लिए में ये खत है, एक किस अपार्टमेंट के लिए, किस व्यक्ति के लिए ये खत है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो हर एक अपार्टमेंट के लिए एक डेस्टिन्ड पोस्ट ऑफिस होता है जिसपे एक नंबर लिखा होता है। तो उसी प्रकार एक यूडीपी का पैकेट होता है, उसको एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर रहता है, जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपके पीसी में या कोई एप्लीकेशन है वो पोर्ट नंबर पे लिसन करता है और उस पर काम करता है। तो ये पर्टिकुलरली अगर यूडीपी का पैकेट पोर्ट 7 के लिए डिफाइंड है तो उस हिसाब से वो पोर्ट 7 के अपार्टमेंट में चला जाएगा। ठीक है, इन रियलिटी कोई अपार्टमेंट होता नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल से हम
आपको एक क्लैरिफिकेशन के हिसाब से दिखा रहा है। अपार्टमेंट की जगह पे एक कंप्यूटर सिस्टम वहां पे होता है जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के पीछे वो पोर्ट नंबर के ऊपर लिसन करते रहता है। अगर कोई पोर्ट नंबर अपने पास आया हुआ है जो सॉफ्टवेयर के साथ मैच कर रहा है तो वहां पे वो पैकेट को भेज देगा। और ये सॉफ्टवेयर को कभी कभी हम लोग डीमन भी बोलते हैं। तो आप लोग पूछते रहोगे कि यूडीपी यूज किस चीज के लिए होता है। यूडीपी को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट जनरली यूज नहीं होते हैं। इसके लिए इसको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूज होता है। कभी जो सेंडर अगर सेंड करता है कोई पैकेट डेस्टिनेशन की तरफ तो उसको आंसर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर सेंडर को आंसर आ गया तो उसको पता चल जाता है कि पैकेट पहुंच गया। अगर उसने सेंड किया उसको आंसर नहीं आया तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पैकेट अपना गया ही नहीं या फिर सामने वाले ने उसको आंसर दिया नहीं। यूडीपी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैकेट का आंसर आए ना आए, उसको सिर्फ भेजने से मतलब रहता है। कुछ यूडीपी के एग्जांपल्स देख लेते हैं जो प्रोटोकॉल्स हम लोग यूज करते हैं डे टू डे बेसिस में। एक तो है हमारा नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जो सबको पता रहेगा कि हम लोग जितने भी एक्सचेंजेस में राउटर्स यूज करें या फिर कस्टमर्स उनके राउटर्स यूज करें तो वो लोग एनटीपी प्रोटोकॉल तो यूज करते ही है उनके राउटर में। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग को अगर टाइम सिंक्रोनाइज रखना है सब डिवाइसेस के बीच में तो कोई ना कोई एक पब्लिकली फ्री नेटवर्क टाइम स्टैम्प जो सर्वर रहेगा उसके साथ में हम लोग राउटर को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं और फिर अपना राउटर का टाइम सिंक्रोनाइज उसमें हो जाता है। तो इसमें जनरली क्या है, हमारा राउटर यूडीपी का पैकेट भेजेगा टाइम स्टैम्प का टैग लगा के कि मुझे जानना है, तो सामने वाला जो टाइम स्टैम्प का सर्वर है वो भेज देगा। अगर मेरा पैकेट गेट थ्रू भी नहीं कर पाता तो विद इन सेकंड और हाफ सेकंड में ही दूसरा पैकेट भेज देगा और उसको इन्फॉर्मेशन वो चीज की मिल जाएगी कि नेटवर्क में टाइम क्या उसको सिंक्रोनाइज करके रखना है। दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग जो यूडीपी के लिए यूज करते हैं वो है डीएनएस का। अगर डीएनएस में यूडीपी यूज होता है, जैसे आपको कोई वेबसाइट है जैसे www.dkix.net है, आपने लुकअप किया तो आपका जो रिक्वेस्ट जाता है तो ये वेबसाइट के लिए मुझे आईपी एड्रेस क्या है वो डीएनएस सर्वर। फिर डीएनएस सर्वर आप देखेगा कि हाँ भाई ये सोर्स पोर्ट से आया हुआ है, इनका रिक्वेस्ट ये वेबसाइट के लिए, तो वो रिजॉल्व करके उसको आईपी एड्रेस भेज देगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक यूडीपी का पैकेट भेजा नेम रिजॉल्व करने के लिए, आपको उससे रिप्लाई नहीं आया तो आप और एक पैकेट भेज सकते हो। मल्टीपल पैकेट्स भेजोगे और आपको फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो आइदर वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है या फिर कुछ सर्विसेज है वो डीएनएस के वो डाउन हो गई है। दोनों में से एक चीज होती है जो आपको रिप्लाई ना आने की। थर्ड एग्जांपल जो हम लोग डीएचसीपी जो डीएनएस के सॉरी जो यूडीपी के लिए हम लोग देख सकते हैं वो है डीएचसीपी। डीएचसीपी भी हम लोग डे टू डे नेटवर्क यूसेज में लेते हैं। घर का नेटवर्क में हम लोग का यूज होता है, ऑफिस का नेटवर्क में वो भी यूडीपी पे ही काम करता है। डीएचसीपी सर्वर भी उसी पे रिलाई करता है। अगर कोई पीसी है मेरा, वो अगर उसको आईपी एड्रेस चाहिए तो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है इथरनेट सेगमेंट के कि मुझे आईपी एड्रेस की जरूरत है। डीएचसीपी सर्वर ये पैकेट को देखता है यूडीपी पैकेट को कि हाँ भाई इसका रिक्वेस्ट आ रहा है, उसको आईपी एड्रेस की जरूरत है। तो डीएचसीपी पैकेट वो डेस्टिन्ड फ्रेम और डेस्टिन्ड होस्ट को आईपी एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे और जो नेम सर्वर उसके लोकल होगी उसका इन्फॉर्मेशन भेज देता है। और डीएचसीपी यूडीपी का ब्रॉडकास्ट पोर्ट पे यूज होता, पोर्ट 67 पे असाइंड है। यूडीपी पैकेट क्या है? यूडीपी पैकेट एक सिस्टम को मिल जाता है, वो एक सॉफ्टवेयर को डिलीवर हो जाता है वो डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए। ठीक है, रिप्लाई ओरिजिनल जो सेंडर है उसको रिप्लाई चला जाता है यूजिंग अ सोर्स आईपी एज अ डेस्टिनेशन फॉर द रिस्पॉन्स। सोर्स पोर्ट जो है वो डेस्टिनेशन पोर्ट बन जाता है। लेकिन इसमें आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है? अगर मैंने पैकेट भेजा है किसी को और वो मुझे रिप्लाई कर रहा है तो इसमें कुछ फ्लॉ आपको दिख रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या सिक्योरिटी फ्लॉ है यूडीपी का। नॉर्मल यूजर यूज केस सिनेरियो में अगर किसी ने रिक्वेस्ट भेजा है कोई चीज के लिए, कोई सर्वर पे या फिर कोई चीज के लिए यूडीपी रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो वो सोर्स एड्रेस सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन एड्रेस डेस्टिनेशन पोर्ट के हिसाब से उसका फ्रेम पैकेट के आईपी पैकेट के साथ भेजेगा। बाद में जो रिसीवर है वो वापस से सोर्स को वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा। लेकिन जब वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो उसका पेलोड का साइज बड़ा रहेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसमें बड़ी है। ठीक है, तो ये नॉर्मल यूज केस सिनेरियो होगा। लेकिन अगर यूडीपी को एज ए अटैक टूल की तरह यूज करने का अगर कोशिश करे, कोई अटैकर अटैक करने की कोशिश करना चाहता है तो वो टाइम पे वो क्या करेगा? एक टारगेट को लेके पकड़ेगा जो अटैक टारगेट है उसका। वो क्या करेगा? सोर्स एड्रेस जो होगा वो टारगेट वाला जो है उसका असाइन करेगा सोर्स एड्रेस और सोर्स पोर्ट उसमें भेज देगा डेस्टिनेशन के पास जहाँ से उसको आंसर रिक्वेस्ट करना चाह रहा है। फिर वो जो डेस्टिनेशन है वो देखेगा मुझे सोर्स कहाँ से आया हुआ है। सोर्स तो आया हुआ है ये सोर्स से, लेकिन ये एक्चुअल सोर्स था नहीं। लेकिन आप सोचोगे एक रिक्वेस्ट आने से ड्रॉप होने से क्या फर्क पड़ने वाला है वो एक सिस्टम को। लेकिन अगर यही मैं अगर रिले में चलाऊं मल्टीपल कंट्रीज से और मल्टीपल कंप्यूटर सर्वर से और एक अटैक टारगेट को मैं अगर
टारगेट कर दूं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है और सिस्टम्स को डाउन भी ला सकते हैं। जनरली आप जो डीडोस अटैक्स देखते हो नेटवर्क में लोगों का होता है, तो इसी बेसिस के ऊपर जनरली फंक्शन करता है कि मल्टीपल रिलेज होते हैं और एक टारगेट को फोर्स कर देते हैं। तो ये कुछ उसके फ्लॉज है यूडीपी के कि वो उसमें जो रिलायबिलिटी करेक्शन चेक्स और जो एक्नॉलेजमेंट्स का जो फीचर उसमें नहीं है, उसके वजह से वो क्या ट्रैफिक जहाँ से मिल गया उसको सोर्स देख लिया सीधा उसके पास ट्रैफिक वो भेज देता है, ना कि वो एक्चुअल सोर्स को वेरीफाई करता है उसमें। दूसरा एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर आपको बताया जाए तो एक मेम कैश करके एक सॉफ्टवेयर आता था जो रैम में जो कैश ऑब्जेक्ट्स रहते थे उसको फास्ट रिट्रीवल के लिए यूज करता था, लेकिन अटैकर्स ने उसमें भी एक लूप होल ढूंढ लिया कि ये भी यूडीपी पे काम करता है, तो फेक सोर्स ऑफ आईपी से वो सोर्स के तरफ मेम कैश के तरफ रिक्वेस्ट को भेजते थे। और मेम कैश का एक दिक्कत ये था कि जब वो डेटा को भेजता था तो वो 51 टाइम्स एम्पलीफाई करके वो आंसर को भेजता था। तो इसमें क्या होता था कि जो अटैक टारगेट है उसका सिस्टम तो कंप्लीटली डाउन होता जाता था। फिर बाद में उन लोग ने ये मेम कैश का जो सॉफ्टवेयर में उसमें से कंप्लीटली यूडीपी को रिमूव ही कर दिया अपकमिंग पैचेस में जब उन्होंने लाया उसको। फिर नेक्स्ट जो एनटीपी का मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें भी एक प्रॉब्लम था। एनटीपी में भी एक डीबग कमांड चलता था मोनलिस्ट करके। मोनलिस्ट कमांड से आप क्या रिक्वेस्ट कर सकते थे कि आप सर्वर को एनटीपी सर्वर को बोल सकते थे कि मुझे जो पिछले आप 500 टू 600 आपके पास जो होस्ट कनेक्टेड है तो उसका मुझे आप इंफॉर्मेशन दे दो, तो लास्ट आपने जिसको जिससे आपने बात किया हुआ है। तो इसमें भी मैं क्या गलत सोर्स एड्रेस लगा के भेजता था तो वो 600 रिक्वेस्ट कोई अलग डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाती थी। तो ये भी फिक्स करने के लिए उन्होंने कंप्लीटली फॉर डीबग्स जो कमांड था मोनलिस्ट का वो सॉफ्टवेयर में से ही उन लोग ने हटा दिया है। तो कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि यूडीपी एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे फंक्शन करता है, डेटाग्राम्स पे काम करता है। यूडीपी का हेडर में सोर्स का इन्फॉर्मेशन रहता है और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर रहता है उसमें, यूडीपी का सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। और अगर मिस कॉन्फ़िगर आपने यूडीपी का सर्विसेज को कर दिया तो फिर आपको जैसे पता है कि आपका जहाँ पे पैकेट जाना चाहिए वहां पे नहीं जाएगा और दूसरे कहीं पर पहुंच जाएगा। फिर उसके यही रीजन की वजह से आज के तारीख में जितने भी सर्विसेज जो यूडीपी पे चल रही थी वो धीरे धीरे करके टीसीपी पे माइग्रेट हो गई है, यही लूपहोल्स की वजह से। तो थैंक यू, ये हमारा यूडीपी के ऊपर टॉपिक था। वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट्स दे कैन प्लीज आस्क। हेलो हेलो। सर, यूडीपी पैकेट का जो अटैक है उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? यूडीपी पैकेट का रोकने के लिए अभी आप कर क्या सकते हैं? अभी जनरली क्या उसका यूडीपी वैसे भी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो उसमें अगर आपने सॉफ्टवेयर अगर आप बना रहे हो तो उसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स वो पहले से उसमें इंप्लीमेंटेड होने चाहिए कि पैकेट को लेयर करके उसमें अगर मैं सोर्स और डेस्टिनेशन का इन्फॉर्मेशन ले रहा हूं तो और कोई फील्ड उसके साथ इंक्लूड करके वो पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहिए। जेनरिक अगर यूडीपी का फंक्शनलिटी पे अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर अगर काम करेगा तो ये कभी चलने नहीं वाला। और जो भी यूडीपी पे आज के तारीख में जो नए सॉफ्टवेयर काम करते हैं या फिर होता है तो वो ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट को पहले से ही कंसिडरेशन में रख के काम करते हैं। थैंक यू सर। यस। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? Still we have 5 minutes of our session left. So we are free, open for questions if anyone is having any. तो मैं एक जनरली ओवरव्यू आप लोग से जानना चाहता हूँ ऑडियंस से कि नेटवर्किंग बेसिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग ने इसलिए रखा है क्योंकि डेकिक से जुड़े हुए भी कुछ कस्टमर्स है जो उन लोग को मतलब जो बिगिनर नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं या फिर बिगिनर आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनको ये बेसिक टॉपिक्स के बारे में डीप डाइव करके कोई बताता नहीं है जनरली। तो हम लोग ने जब शुरुआत कर रहे हैं तो हम लोग नेटवर्किंग बेसिक्स से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग का ये टॉपिक लगा कैसे, मैं एक थोड़ा रिव्यू जानना चाहता हूँ जो हम लोग ने लिया हुआ है इथरनेट के बारे में और यूडीपी के बारे में। The topic was very useful to us, अपूर्व जी, एंड इससे हमें काफी फायदा होगा। इवेंचुअली जो अटैक्स के बारे में आपने बोला, कंसिडरिंग अगर इसमें और डिटेल नॉलेज हम अगर देखने जाए तो हमें इससे फायदा हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। नहीं और भी हमारे टॉपिक्स आएंगे, ये तो यूडीपी रिलेटेड था, टीसीपी पे भी हम टॉपिक्स कंडक्ट करेंगे और भी टॉपिक्स है विलान्स के ऊपर इथरनेट पे।
तो ये सब बेसिक टॉपिक जो है वो डे टू डे आईएसपीस का ऑपरेशंस में भी यूज होता है, तो इस हिसाब से हम लोग सोच रहे कि वो टॉपिक्स ले, ना कि ऊपर के लेवल के टॉपिक्स ले जो हार्डली आईएसपीस को जितना यूज करेंगे, क्योंकि लेयर 3 के ऊपर के टॉपिक्स हम लोग ले सकते हैं लेकिन एडवांस स्टेज में, लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस में जो यूज होते हैं, जहाँ पे काम होता है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क्स में अटैक्स होता है, डीएस, फिर उसमें ब्रॉडकास्ट होता है, या फिर लूप अवॉइडेंस कैसे करना चाहिए, तो ये सब आगे के टॉपिक्स में हम लोग उसको कवर करेंगे. So this was a very good session, I believe. Thank you everyone for joining this session. We are very thankful because this is the first session that we have started in India. Globally तो हम लोग डेकिक्स एकेडमी तो करते ही है, लेकिन इंडिया के लिए हमारा ये पहला इनिशिएटिव था. और seeing the number of audiences that have joined, we are very thankful for you. So सब टीम के तरफ से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, डेकिक्स के टीम के तरफ से. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अपूर्वा, यस सूरज. सो हम ऑडियंस के साथ उनसे पूछना भी चाहते हैं कि अगर कोई उनके पास टॉपिक है जिसका इन डिटेल वो चाहेंगे कि आप एक सेशन कर ले, तो वो भी मैं पूछना चाहूंगा ऑडियंस को. यस श्योर, अगर कोई चाहता है बताना तो बता सकते हैं, तो हम नेटवर्किंग बेसिक्स टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. अगर किसी का कुछ सजेशंस है तो हम लोग उस टॉपिक के बारे में भी सोच सकते हैं. आई बिलीव हमारा मार्केटिंग टीम वापस से उनके कांटेक्ट करके उनसे रिव्यू लेगा उस चीज के लिए. यस श्योर, थैंक यू. So thank you everyone, thanks for joining. We can end this session over here. Thank you for watching.